नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी कल से एक ऐसा चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो शरद पवार के मुताबिक वो हार रहे हैं। मोदी दक्षिण के 3 राज्यों का चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने कहा है कि अगले महीने होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी हारेगी और कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। क्या इस वक्त नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी ऐसी है कि वो ये हारा हुआ चुनाव 30 दिन में अपनी पार्टी को जिता सकते हैं? आज कुछ ऐसा पता चला जिससे मोदी की पार्टी फुल इलेक्शन मोड में आ गई और मोदी विरोधी कोड वर्ड में बातें करने लगे। दरअसल संसद सत्र खत्म होते ही मोदी विरोधी नेता एक संपूर्ण विपक्ष का मोर्चा बनाने के लिए बात कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बात शुरू की गई है और 3 बड़े नेताओं को फोन कर दिया गया है। इसी महीने एक बड़ी इमरजेंसी मीटिंग होगी। क्या 30 अप्रैल से पहले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया जाएगा या राहुल गांधी, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी या फिर अरविंद केजरीवाल के नाम पर तैयार हो जाएंगे? आज कुछ क्लियर सिग्नल मिले हैं। इस रिपोर्ट से आपको पूरी बात समझाते हैं। क्या हो गया है मोदी के 24 वाले चैलेंजर का सिलेक्शन? मोदी के कितने दुश्मनों को भेज दिया गया है इनविटेशन? खड़गे ने फोन मिलाया, किसका किसका नंबर लगाया, किसको क्या बताया, किसको क्या समझाया? नीतीश ने कैमरे पर क्या बताया, कौन सा बड़ा पॉलिटिकल हिंट दिया? 543 सीटों की लड़ाई, इधर मोदी उधर गहरी खाई। विरोधियों की आपस में हाथापाई या हो गई गठबंधन वाली भरपाई? एकजुट विपक्ष का नैरेटिव क्या अब यही है 24 की सियासी स्क्रिप्ट? तो क्या विपक्ष वाकई एकजुट हो जाएगा? क्या विरोधी खेमे का कमांडर इन चीफ राहुल को बनाया जाएगा? और क्या मोदी विरोधी बाकी चेहरे पीएम की रेस से बाहर हो जाएंगे या इसमें एक नया ट्विस्ट आएगा? मोदी के दुश्मनों की पॉलिटिकल लाइन लेंथ अचानक से बदली है। पहले जूम कॉल पर स्टालिन की लीडरशिप में 19 पार्टियों के नेताओं की मीटिंग, और अब विपक्ष के 3 बड़े नेताओं स्टालिन, नीतीश और उद्धव ठाकरे को कांग्रेस अध्यक्ष का फोन कॉल, और इस कॉल में मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की बात। सवाल यह है कि 24 के लिए यह मोदी विरोधी मोर्चा बनेगा या 24 से पहले ही मोदी विरोधी गुट का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा? मोदी के दुश्मन अटक रहे हैं, भटक रहे हैं। खबर मोदी की 24 वाली गुगली पर छप रही है। मोदी के 24 वाले गेम प्लान की बात हो रही है। मोदी 24 ही नहीं 29 का रोड मैप रेडी किए बैठे हैं। विरोधी अभी भी 18 में ही अटके हैं। अमित शाह ने कह दिया है, मैदान विपक्ष तय कर ले, बीजेपी 2-2 हाथ करने को रेडी है। मैदान तुम तय कर लो, भारत में कहीं भी हो भाजपा वाले 2-2 हाथ करने के लिए तैयार। हम नहीं डरते। मोदी की टीम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? एकजुट होते विरोधियों में फूट को लेकर 100% श्योर क्यों है? पहले यह समझिए। मोदी के विरोधी डेमोक्रेसी नहीं खेल रहे, लोकतंत्र बचाओ यात्रा नहीं निकाल रहे, वो सारे केबीसी खेल रहे हैं। केबीसी, कौन बनेगा मोदी का चैलेंजर? और मोदी विरोधी गुट के केबीसी वाले खेल में पिछले कुछ सालों में हर बार एक नया चैलेंजर आया है। 2021 में बंगाल की जीत के बाद ममता बनर्जी को मोदी का चैलेंजर नंबर 1 माना जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही बंगाल से बाहर निकली, गोवा गंवा बैठी। नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में भी दीदी का सिक्का नहीं चला और बंगाल बचाने के चक्कर में उनके पीएम वाले एम्बिशन पर भी फुल स्टॉप लग गया। 22 में मोदी विरोधी केबीसी वाले खेल में दूसरा चैलेंजर आया, यानी केजरीवाल। केजरीवाल ने पंजाब तो जीता, लेकिन जैसे ही गुजरात में मोदी को चैलेंज देने की कोशिश की, फेल हो गए। ऊपर से दिल्ली में भ्रष्टाचार का दाग लग गया। 22 में साल भर आम आदमी पार्टी मोदी वर्सेस केजरीवाल, आप वर्सेस बीजेपी वाला कैंपेन चलाती रही,
लेकिन अब 24 में पीएम बनने का चांस केजरीवाल के हाथ से भी गया। 23 आते आते कौन बनेगा चैलेंजर वाले गेम में एक और ट्विस्ट आया। भारत जोड़ो यात्रा की बदौलत 24 में राहुल को मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर बताया गया। राहुल की संसद सदस्यता गई तो विपक्ष राहुल के साथ जरूर आया, लेकिन 24 के लिए राहुल की लीडरशिप तब भी किसी को रास नहीं आई। नोट करने वाली बात यह है कि फोन पर खरगे ने उन्हीं विपक्षी नेताओं को टैग किया जिनको 24 में पीएम नहीं बनना। नीतीश कह चुके हैं कि वो पीएम की रेस में नहीं है। उद्धव को महाराष्ट्र में अपनी साख बचानी है। स्टालिन को दक्षिण में रहकर ही सियासत करनी है। यानी अब तक तो सिर्फ इन 3 नेताओं ने ही राहुल को एक तरह से अपना नेता माना है। ये मुलाकातों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला चलता रहता है। कई बार दिखता है आपको, कई बार नहीं दिखता, कई बार आपको सुनाई देता है, कई बार नहीं सुनाई देता है। ये प्रक्रिया कई महीनों से चल रही होती है और अलग अलग संभावनाओं पर विचार विमर्श हो रहा होता है। तो कुछ आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में स्पष्ट आपको चित्र दिखेगा कि किस दिशा में विपक्ष जा रहा है। बाय एंड लार्ज सब एक बात से सहमत हैं कि लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी जब तक केंद्र में रहेगी सत्ता में, लोकतंत्र पर खतरे के बाद बादल मंडराते रहेंगे। क्या जॉइंट कोalition होना बहुत जरूरी है? पे आपको सही हर सवाल का जवाब मिलेगा। क्या कांग्रेस होगी वो पार्टी जो लीड करेगी इस जॉइंट कोalition? जैसा मैंने आपको कहा, आने वाले हफ्तों में, महीनों में कुछ सवाल तब तक के लिए रहने दीजिए। सोचिए, 4 दिन में कांग्रेस मोदी के खिलाफ भीड़ तो इकट्ठा कर पाई, लेकिन राहुल के नाम पर सिर्फ 3 नेताओं को ही जोड़ पाई। और उन 3 में से भी एक यानी नीतीश अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कर रहे हैं। सर देश यात्रा पर निकलिएगा सर? पहले कहा जा रहा था। अभी उसके बारे में जब करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी ये वही नीतीश हैं जो 19 में मोदी के साथ चुनाव में गए तो जेडीयू को 16 लोकसभा सीटें मिली, और जब यही नीतीश 14 में अकेले लड़े तो सिर्फ 2 लोकसभा सीटें ही जीत पाए। रही बात उद्धव की, तो जब मोदी साथ थे तो 14 में 18 और 2019 में 19 लोकसभा सीटें शिवसेना को मिली। लेकिन उद्धव ने मोदी से रिश्ता तोड़ा और आज की तारीख में लोकसभा में उद्धव के पास सिर्फ 4 सीटें हैं। यानी जो नेता, जो पार्टियां मोदी के बगैर खुद ही सिंगल डिजिट में सिमट जाती हैं, वो अगर राहुल को अपना लीडर मान भी लें तो 24 में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमित शाह ने इसका एक हिंट अभी से दे दिया है। अब यूपी वालों में पूछने आया हूं, अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा भाई? मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ गोस्वामी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देने वाले। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मित्रों, मैं आज कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं, जितनी बार सोनिया जी हो, राहुल जी हो, कोई भी हो, मोदी जी को गाली गलौज किया है, जनता ने एक गालियों के कीचड़ के अंदर कमल को और मजबूत कर खिलाया है, और मजबूत कर। मोदी के चैलेंजर के तौर पर जिस राहुल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिन्हें संविधान का रक्षक बताने वाला पोस्टर घुमाया जा रहा है, वो राहुल फिलहाल सिर्फ सोशल मीडिया पर ही पीएम कैंडिडेट है। ग्राउंड रियलिटी तो यह है कि 10 साल से लोकसभा में कांग्रेस विपक्ष के नेता पद पर भी नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के पास इतनी भी संख्या नहीं है कि वो प्रतिपक्ष का पद रख सके। 543 सीटों वाले लोकसभा में विपक्ष का नेता उसी पार्टी का होता है जिसके पास कम से कम 55 सीट हो। इस पैमाने पर कांग्रेस कहीं स्टैंड नहीं करती। हालांकि 14 में उसे सिर्फ 44 सीट और 19 में सिर्फ 51 सीटों पर जीत मिली थी। देश की जनता देखती भी है, समझती भी है। 10 साल से विपक्ष के नेता का पद आपका चला गया है। राहुल बाबा इस बार फिर से एक बार 300 से पार सीटों से मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। लोकतंत्र खतरे में है भैया, लोकतंत्र खतरे में नहीं है।
आपका परिवार खतरे में है। जनता अब नहीं चाहती है। आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। सपा बसपा कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। बावजूद इसके कांग्रेस को लगता है कि 24 के लिए वो राहुल के नाम पर मोदी विरोधी गुटों को मना लेगी। विपक्ष एक हो जाएगा और कंट्रोल कांग्रेस के पास होगा। राहुल ही फ्रंट फेस होंगे, यानी पीएम कैंडिडेट कोई दूसरा नहीं, मगर राहुल वाली ये पिक्चर अभी धुंधली है। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने के लिए शुरुआत 14 पार्टियों से हुई, फिर 17, फिर 20 पार्टियां इकट्ठा हुई। सबने हाथ से हाथ तो जोड़ा, लेकिन अभी तक कोई ज्वाइंट फोर्स वजूद में ही नहीं आई। सब हवा हवाई है। कल ही संसद समाप्त हुई। आजादी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि देश का बजट सत्र एक भी बैठक करे बगैर, चर्चा करे बगैर समाप्त। विपक्ष के नेताओं ने संसद तो चलने नहीं। कारण क्या? राहुल गांधी को संसद पद से अयोग्य घोषित किया गया, उनको निकाला गया। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। कांग्रेस मोदी को हटाने वाला पोस्टर तो बनाती है, कांग्रेस अभी जिंदा है का नारा भी लगाती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी जिंदा। हम ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी जिंदा। पोस्टर छपवाकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। मोदी को गाली देकर तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस सोशल मीडिया पर हर दिन नई नई कहानी तो बनाती है, कब्जा राज वाला टैक्स चिपकाती है। अडानी के बहाने मोदी को घेरते राहुल चीन की बीन बजाने लगते हैं। और जब कांग्रेस अपने ऑफिशियल अकाउंट पर एक ताइवानी को चाइनीज बताकर एंटी मोदी एजेंडा चलाती है, तो बीजेपी तुरंत पूछने लगती है कि राहुल चीन की तरफ से क्यों बोल रहे हैं, ताइवान को चीन का हिस्सा क्यों कह रहे हैं। देश और विदेश में लोकतंत्र खतरे में है वाला टेप बजाकर राहुल पहले ही कांग्रेस की किरकिरी करवा चुके हैं और 24 के लिए अपने विरोधियों को खुद ही सबसे बड़ा हथियार सौंप चुके हैं। कुछ दर्द होता है, कुछ पीड़ा होती है जब अपनों में से कुछ लोग विदेशी भूमि पर जाकर उभरते हुए भारत की तस्वीर को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। समझ में नहीं आता, सच्चे मन से भारतीयता और भारत में विश्वास करने वाला व्यक्ति भारत के सुधार की सोचेगा, सुधार में सहयोग करने की सोचेगा। हो सकता है कमियां हों, उन कमियों को दूर करने की सोचेगा। पर विदेश में जाकर नुक्ताचीनी करना, विदेश में जाकर संस्थाओं के ऊपर वो टिप्पणी करना जो हर मापदंड पर अमर्यादित है। कांग्रेस पार्टी ये सोचकर बैठी है कि 24 में 543 में से कम 400 सीटों पर आमने सामने की फाइट बहुत टाइट होगी। कांग्रेस चाहती ही यही है कि उसकी कम से कम 100 सीट आए, जबकि बीजेपी 400 के पार जाना चाहती है। फिलहाल लड़ाई इसी की है। इसीलिए खरगे का फोन कॉल आने के बाद नीतीश कुमार एक बार नहीं 2 बार कैमरे पर आते हैं। पहले तो चुपचाप रह जाते हैं, लेकिन बाद में भी खुलकर 24 का प्लान बताने से बचते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन किया था, सुबह आपसे बात हुई है? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, वो आज नहीं बात हुई है, हमारी 3 दिन पहले ही बात हुई, ऐसे ही उनसे बात हुई। तो
होते रहती है ना हमारी बातचीत। आगे विपक्ष की बंदी को लेकर बात बढ़ी क्या सर? अरे भाई अभी हम ये करेंगे ना आप लोगों को, अभी मत पूछिए। थैंक यू सर। कांग्रेस और 3 मोदी विरोधी दलों की जुगलबंदी के बाद की सारी कहानी फंसी हुई है। केजरीवाल, ममता, केसीआर, मोदी के सो कॉल्ड सारे चैलेंजर्स साथ आना चाहते हैं, मगर घबराहट उधर भी है। ममता अड़ी हुई हैं, बीजेपी के खिलाफ एक दूसरे ऑल्टरनेट प्लान पर काम कर रही हैं। इसमें कांग्रेस नहीं है। केसीआर अलग मोर्चा बनाना चाहते हैं, कांग्रेस को साथ नहीं लाना चाहते। अखिलेश पहले ही कह चुके हैं कि वो यूपी की 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस से अलग हटकर इन सारे खेमों की स्ट्रेटजी ये है कि किसी तरह 24 में बीजेपी की टैली 250 से नीचे आ जाए। इनको लगता है कि ये मोदी युग के अंत की शुरुआत होगी, और अगर ऐसा हुआ तो पीएम की रेस में राहुल के अलावा कई और चेहरे फिर से आएंगे। मोदी के चैलेंजर केबीसी तो खेल रहे हैं, लेकिन क्या वाकई मोदी को चैलेंज दे पाएंगे? जवाब 14 और 19 के आंकड़ों में है। यूपी की 80 सीटों का कैलकुलेशन देखिए। 14 में 73 और 19 में 64। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 14 में 42 और 19 में 41। मध्य प्रदेश में 14 में 27, 19 में 28। राजस्थान और गुजरात दोनों में 14 और 19 में क्लीन स्वीप। कर्नाटक में 14 में 17 और 19 में 25। बिहार की 40 सीटों में से 14 में 31 और 19 में 39 सीटें एनडीए के खाते में गईं। 14 में अगर मोदी की लहर थी तो 19 में मोदी की सुनामी आई, और अगर 19 वाले नंबर्स फिर से रिपीट हुए या फिर उसमें इजाफा हुआ तो बीजेपी जो 400 पार का दावा कर रही है वो भी संभव है। यानी 24 के लिए इस वक्त चैलेंजर तो ढेर सारे दिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट विनर मोदी ही रह सकते हैं, जीत की हैट्रिक बना सकते हैं। आज अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कैंपेन लॉन्च कर दिया। जहां 16% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, उस आजमगढ़ में योगी आदित्यनाथ ने आज मुसलमान भाइयों को समझाया और पाकिस्तान का किस्सा भी सुनाया। आज अमित शाह ने खुल्लम खुल्ला कहा कि टारगेट 300 से ज्यादा सीटें जीतने का है। 2019 से भी बड़ा लक्ष्य रखा गया है। अगर मोदी की पार्टी वाकई में 400 सीटें हकीकत में जीतना चाहती है तो उसे हर हाल में मुसलमान बहुल सीटें भी जीतनी होंगी। कम से कम 50 से 60 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर ही जीत हार का फैसला तय करता है। बिना मुस्लिम वोट हासिल किए ऐसी सीटों पर कोई जीत नहीं सकता। इस वक्त मोदी विरोधी नेता इफ्तार की दावतें दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही नीतीश कुमार ने इफ्तार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बुलाया अपने घर पर। बस 10 दिनों के अंदर नीतीश कुमार ये तीसरी बार एक इफ्तार को अटेंड कर रहे थे। मोदी की पार्टी इफ्तार तो नहीं देती, लेकिन मुस्लिम वोटर से बातचीत जरूर कर रही है। सवाल है कि पॉलिटिक्स का वो पुराना 90s वाला फॉर्मूला चलेगा या मोदी स्टाइल वाला फॉर्मूला। बिना इफ्तार दिए, बिना टोपी पहने क्या मुसलमान भी मोदी को वोट देंगे? आजमगढ़, क्या आजमगढ़ का A to Z फॉर्मूला 24 में 543 सीटों पर रिपीट होगा? क्या नरेंद्र मोदी आजमगढ़ फॉर्मूले से 2024 का चुनाव जीत लेंगे? 2014, 2017, 2019, 2022 की ही तर्ज पर 2024 में भी उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। आजमगढ़ वो सीट है 2022 तक जिसे जीतना बीजेपी के लिए नामुमकिन लगता था। 2014 में बीजेपी यहां मुलायम सिंह यादव के हाथों हारी, मार्जिन था 63,000 वोट का। 2019 में बीजेपी यहां अखिलेश यादव के हाथों हारी, मार्जिन रहा 2,60,000 वोट का। आजमगढ़ में यादव और मुस्लिम वोटों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। करीब 18% यादव और 16% मुसलमान, 34% का ये कॉम्बिनेशन 2022 तक समाजवादी पार्टी की जीत की गारंटी बना रहा। 2022 में बीजेपी ने सपा का ये किला फतेह किया, तो अब ये लगने लगा कि 24 में यहाँ बीजेपी के लिए जीत को रिपीट करना बहुत इजी हो सकता है।
सपा बसपा कांग्रेस परिवारवाद और जातिवाद लेकर आएंगे, लोगों को गुमराह करने का काम करेंगे। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, 24 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार मोदी जी पर भरोसा करे और मोदी जी को प्रचंड बहुमत से जिताकर फिर से एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाए। कुछ दिन पहले तक गूगल पर आजमगढ़ टाइप करने से अबू सलेम की पिक्चर आती थी। आज आजमगढ़ टाइप करने पर महर्षि दुर्वासा की तस्वीर आती है, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि चंद्रमा और बाबा भंवरनाथ की तस्वीर आती है। आजमगढ़ में चेंज तो आया है। लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह एक साथ काम नहीं कर सकते, लेकिन बीजेपी के लिए यह कॉम्बिनेशन भी क्लिक कर रहा है। आज योगी ने जी भर के अमित शाह की तारीफ की और अमित शाह ने दिल खोलकर योगी की तारीफ की। दोनों नेताओं की जुबान पर सबसे ज्यादा कोई शब्द आया तो वो है 2024। हमारा सवाल दूसरा है। सवाल ये कि किसी जमाने में मुलायम सिंह यादव का गढ़ रहा आजमगढ़ मोदी का गढ़ कैसे बना। बीजेपी यहां कोई टोपी नहीं पहन रही, कोई तुष्टीकरण नहीं कर रही। बीजेपी आजमगढ़ की इस सीट को भी वैसे ही लड़ रही है जैसे वो 543 सीटों पर लड़ रही है। पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़, रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे पहले भारत के अंदर भी लोग करने के प्रयास किए थे। 2014 से भारत विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है और उन्हीं बुलंदियों को छूते हुए कोई सोच सकता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी। क्या है आजमगढ़ का टेम्पलेट? क्या ये टेम्पलेट 543 सीटों पर चलेगा? राम, हनुमान, मोदी और मुसलमान, टेम्पलेट वही है, अप्रोच अलग है। बीजेपी के पोस्टर पर बजरंगबली पहले भी थे, लेकिन राम भक्त हनुमान को पहली बार पॉलिटिकल प्रोमिनेंस मिल रही है। नरेंद्र मोदी ने हनुमान का नाम लिया तो बीजेपी के कार्यकर्ता हनुमान की तरह विजय यात्रा पर निकल पड़े हैं। हनुमान जी क्या है? बानर है, बाल ब्रह्मचारी है, अतुलित बलशाली है, भगवान के सर्वाधिक निकट है। देखिए, जिनका बानर स्वरूप जानते हैं किसका प्रतीक? जब आप ध्यान लगाते हैं, आप कभी ध्यान लगाइए, एक क्षण एक थॉट आएगा, दूसरे क्षण दूसरा थॉट आएगा। आप कभी बानर को देखिए, बंदर को, इतना चंचल जीव है, कभी आप उसको स्थिर चित्त बैठे नहीं करेगा, कभी देखे, कभी देखे, क्यों करेगा? अर्थात मन की चंचल वृत्ति का। अब बानर स्वरूप में बाल ब्रह्मचारी, मन सर्वाधिक आवेग से जिस चीज पे भागता है वो है काम आ गई, तो क्या मिलेगा? अतुलित बल। और ईश्वर के सर्वाधिक निकट। राम का काज कौन करेगा? हनुमान ही करेंगे। बीजेपी के इस टेम्पलेट में मुसलमान ऐड हुए हैं, मगर दूसरी पार्टियों की बरक्स देखें तो बीजेपी की मुस्लिम पॉलिसी में एक अंतर दिखेगा। नीतीश कुमार का इफ्तार, मुस्लिम वोट का खुल्लम खुल्ला इश्तिहार। इस रमजान ये नीतीश कुमार का तीसरा इफ्तार है। कौन उसके यहाँ से नहीं ऑर्गेनाइज होता है वो, जैसे हम लोग पार्टी वाला करते हैं, लोग भी करता है। और ये पार्टी पूरे के पूरे सरकार की तरफ से करते हैं, तुम लोग नहीं रहता था पहले, इसलिए ऐसे ही बोलता है। देखिए, आजकल उन लोगों की आदत हो गई है बिना मतलब की बात करना। आज आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि इसके पहले आप कैसे थे, तब पता चल जाएगा आपको। ये सब एकदम ऐसे ही है। पटना में पहला पॉलिटिकल इफ्तार बाबा सिद्दीकी ने दिया। दूसरी बार इफ्तार पार्टी के लिए नीतीश कुमार टोपी पहनकर फुलवारी शरीफ हुए। वहां स्टेज पर लाल किले का बैकग्राउंड लगाया। आज नीतीश ने अपने सरकारी घर में खुद इफ्तार की दावत दी।
मुंह से कोई बुरी बात ना निकले और हाथ से किसी के जलाने का दाग न पड़े कि हम जलाया था। हाँ, ये दाग हो के आग बुझाया था। तुमसे ये हो भी नहीं सकता कि तुम हमको भूल जाओ। तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमको याद भी रखोगे और मेरी सुरक्षा भी करोगे। माना कि तवाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर हो। ऐसा ना हो कि हम खाक हो जाएं और इसके बाद तुमको खबर मिलेगी। बिहार में अभी अभी दंगा हुआ है। दंगे की जांच पूरी नहीं हुई, गुनहगार पकड़े नहीं गए और नीतीश कुमार ने इफ्तार की दावत शुरू कर दी। बिहार में एक मदरसे को जला दिया गया। अरे भाई, वो मदरसे को जला दिए, मुंह तो खोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो। जो लोग सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, जो लोग मेरे लड़ने पर क्या क्या झूठे इल्जाम लगाते हैं मुझ पर, अब तो बोलो आप। अगर कोई नहीं बोले और वहां का चीफ मिनिस्टर है, माने ऐसा कभी इधर पुला की मारते कभी उधर, और जब हम बोलते तो वहां का चीफ मिनिस्टर बोलता असदुद्दीन ओवैसी एजेंट है। अरे नीतीश कुमार, तुम क्या कोर्ट के सामने कुर्सी डालकर बैठते नोटरी के एजेंट हो कि तुम सर्टिफिकेट दोगे मुझे कि मैं क्या हूं क्या नहीं? अरे मैं तुमसे वाजिबी सवाल उठाया और मैं आज अल्लाह के घर में खड़े होकर कह रहा हूं, मैं सिर्फ गरीब मजलूमों का एक टीम हूं। मैं हालत रोजा में कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत असदुद्दीन ओवैसी को खरीद नहीं सकती। मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी अलग जुगाड़ लगा रहे हैं। ओवैसी मुसलमानों के ऑल इंडिया कायद बनने की कोशिश में है। वो बीजेपी को भी कोसते हैं, बीजेपी विरोधियों को भी कोसते हैं और कभी कभी खींचते हैं तो मुसलमानों को भी कोसने लगते हैं। 50-60 साल से धोखा दिया जा रहा है कि नहीं नहीं, ये लोग हमारे रहबर हैं, ये लीडर हैं। कौन से रहबर हैं? ये रहसन हैं, ये लीडर नहीं है, लीडर हैं, जिनमें हिम्मत नहीं है फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। हिम्मत नहीं है लोगों से फिरका परस्ती से मुकाबला करने की। अब मत बोलो हमको कि क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। आपकी 50 साल की पॉलिसी नाकाम साबित हुई है, नाकाम साबित हुई है। अगर 50 साल में कोई मेहनत करता है कि मुसलमानों की भी, जिस तरह हमारे हिंदू भाइयों की सियासी रिप्रेजेंटेशन है कि चाहे कोई यादव हो उसका लीडर है, मराठा हो उसका लीडर है, ठाकुर है उसका लीडर है, ब्राह्मण है उसका लीडर है, कम्मा है उसका लीडर है, रेड्डी है उसका लीडर है, वेलमा है उसका लीडर है। अरे सबका नेता है। अगर किसी का नेता या कायद नहीं है तो मुसलमानों का, क्योंकि 50 साल से कह दिया गया कि मियां ये हमारे बस की बात नहीं, हम खाली वोट डालो। मोदी की पार्टी भी मुसलमानों के वोट चाहती है, लेकिन इसके लिए मोदी टोपी नहीं लगा रहे, कट्टरपंथी मुसलमानों के पास नहीं जा रहे। मोदी की पार्टी के नेता पसमानदा यानी गरीब मुसलमानों के पास जा रहे हैं। पसमानदा मुसलमान सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं। पसमानदा मुसलमानों को मोदी से घर मिलता है, घर में शौचालय बनवाने के लिए पैसा मिलता है, फ्री दवाई, फ्री पढ़ाई और फ्री राशन मिलता है। आजमगढ़ में योगी और अमित शाह ने हर घर नल से जल वाली योजना का अगला चरण लॉन्च किया, तो इसका पानी हिंदू घरों में भी जाएगा और मुस्लिम घरों में भी जाएगा। यूपी में ही योगी सरकार ने बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली देने का वादा किया, तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों बुनकर फायदे में रहेंगे। इफ्तार की दावत उड़ाने वाले नेता मोदी के इस बेसिक थॉट को नहीं पकड़ पा रहे। जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना नहीं की जाती थी कि यहां पर दंगे न हो, वो उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, जब जब भारतीय जनता पार्टी 2014 से आई, आपने भोले शंकर की तरह आशीर्वाद दिया है। चाहे 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो या 2022 हो, हर चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भर दी है। और प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली के खजाने के दरवाजे खोलकर, मन खोलकर उत्तर प्रदेश को दिया है। मुसलमान तैयार तभी बीजेपी 400 पार।
बीजेपी को यह फॉर्मूला नरेंद्र मोदी ने पिछले साल हैदराबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ही दे दिया था। 2014 में करीब 8% मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी की पार्टी को वोट दिया। 2019 में भी करीब 8% मुसलमानों ने ही बीजेपी को वोट दिया। 2024 में मोदी इसे डबल डिजिट में ले जाना चाहते हैं। हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ मुसलमान हैं, इसमें करीब 14 करोड़ मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी को 10% मुस्लिम वोट मिलने का मतलब हुआ करीब 1 करोड़ 40 लाख वोट मोदी को मिल जाना। 15% मुस्लिम वोट का मतलब हुआ करीब 2 करोड़ 10 लाख मुस्लिम वोट मोदी की झोली में चले जाना। बीजेपी हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर रही है, इसीलिए राम के साथ हनुमान को ऐड किया गया है। इसीलिए अक्षरधाम के प्रमुख स्वामी को शताधिक हनुमान चालीसा महायज्ञ से जोड़ा गया है और इसीलिए आर्य समाज के कार्यक्रम में बीजेपी नेता पहुंचे। स्वामी नारायण अक्षरधाम संप्रदाय के करीब 3 करोड़ फॉलोअर्स हैं। आर्य समाज को मानने वालों की संख्या भी 2.5 से 3 करोड़ है। हनुमान की प्रेजेंस पैन इंडिया है। हनुमान के मंदिर देश में सबसे ज्यादा हैं। सड़क किनारे 100 से 50 ईंट लगाकर भी हनुमान जी का मंदिर बन जाता है। करीब करीब सभी हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान जी की पूजा में कोई कर्मकांड भी नहीं होता। Lord Hanuman discovered his strength and then performed infinite feats. I think we discovered our strength in 2014 and have kept discovering it since then. राम भी, हनुमान भी, मोदी भी और मुसलमान भी। अगर ये हो जाए तो बीजेपी के लिए 400 सीट नामुमकिन नहीं। फिर भी एक चैलेंज शेष है। दक्षिण का दुर्ग बीजेपी अभी जीत नहीं पाई है। क्या दीवारों पर कमल का फूल बना देने से बीजेपी तमिलनाडु में कमाल कर सकती है? द्रविडियन पॉलिटिक्स में उत्तर भारत की कोई पार्टी घुस जाए, मोदी से पहले ऐसा सोचना भी मुश्किल था, लेकिन बीजेपी आज ये भी कर रही है। अब वो दौर नहीं कि किसी की दीवार पर कोई भी अपना चुनाव निशान बना दे या पार्टी का पोस्टर लगा दे। नए दौर पर जिस दीवार पर कमल बन गया, ये समझिए कि वो मोदी का पक्का वोटर बन गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी 40 सीट, कर्नाटक 28 सीट, आंध्र प्रदेश 25 सीट, केरल 20 सीट, तेलंगाना 17 सीट। इन 5 राज्यों में 130 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास सिर्फ 29 सीटें हैं। 25 कर्नाटक में, 4 तेलंगाना में। कर्नाटक के सर्वे बताते हैं कि 24 में बीजेपी के लिए 19 वाला परफॉर्मेंस रिपीट करना नामुमकिन नहीं तो भी बहुत मुश्किल है। तेलंगाना में बीजेपी को कुछ चांस दिख रहा है, लेकिन ये काफी नहीं। केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बीजेपी अभी शून्य है। मोदी की पार्टी को 400 सीटों तक पहुंचना है, तो मोदी की पार्टी को दक्षिण के इन राज्यों में कम से कम 1/3 सीटें जीतनी होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।